Assalamu alaikum, dear student. Hope all you will be okay. Uh, Today, our next topic is respiratory surfaces. आप सब हैरान होंगे कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस फिर क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। रेस्पिरेटरी सरफेसेस तो वह मैंने अलग तरह से एक्सप्लेन किया था, या फिर रेस्पिरेटरी सरफेसेस आपने समझने होंगे। रेस्पिरेटरी सरफेसेस क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे, लंग्स। तो लंग्स भी, या लंग्स के अंदर जो टाइनी ईयर सेक्स थे जिन्हें हम एल्वियोलाई कह रहे थे, ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस की एक एग्जांपल है। रेस्पिरेटरी सरफेस की एग्जांपल है जो कि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। इस तरह मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं, जिनको हम एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेसेस से रेस्पिरेटरी सरफेसेस क्या होती है। सरफेसेस जिस तरह कोई तह है, कोई मेम्ब्रेन है, कोई इस तरह प्लेटेंट और लार्ज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सही है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो अब आप डिफाइन करते हैं, इंशाल्लाह डिफिनेशन बहुत इजीली होगी और आप समझ जाओगे डिफिनेशन से। तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस क्या होते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आर organs present in animal body through which gaseous exchange takes place। क्लियर हो गया। तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हैं एनिमल बॉडी में, जिसके थ्रू गैसेस की एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है। ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज होते हैं, एंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से डिफ्यूज होते हैं इस रेस्पिरेटरी सरफेसेस के थ्रू, और एक्सपेल आउट हो जाते हैं एनिमल बॉडी से। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स में एबिटेट्स पे डिपेंड करते हैं कि कौन से जानवर किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक उन जानवरों में, उन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेसेस भी उसी टाइप्स की होती है। तो एग्जाम्पल को डिटेल से समझने से पहले हमने पढ़ने होंगे रेस्पिरेटरी सरफेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इनकी क्या खासियत होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ने होंगे। नंबर 1, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन। ये बारीक होनी चाहिए, ये पतली होनी चाहिए, ये थिन होनी चाहिए, ताकि गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इजीली इसके थ्रू पास हो सके, डिफ्यूज हो सके, इससे गुजर सके। तो रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन, ये बारीक होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल द रेस्पिरेटरी सरफेसेस मस्ट बी मॉइस्ट। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट कंटेन वाटर, यानी ये गीली होनी चाहिए, इसमें पानी होना चाहिए। ये मॉइस्ट होनी चाहिए, इसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, ताकि गैसेस इसमें इजीली पास हो सके, डिफ्यूज हो सके। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन के लिए लिक्विड मीडियम मस्ट होती है, जरूरी होती है। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेसेस मस्ट बी मॉइस्ट। रेस्पिरेटरी सरफेस must be moist।
क्लियर हो गया। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गया कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस गीली होनी चाहिए, इसका जो मीडियम है वो लिक्विड वाला होना चाहिए ताकि ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये इजीली इसके थ्रू गुजर सके और डिफ्यूज हो सके नेक्स्ट मीडियम में। थर्ड कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस की? रेस्पिरेटरी सरफेसेस मेम्ब्रेनस होनी चाहिए, ये जाली नुमा होनी चाहिए, ये सुराखदार होनी चाहिए, इसमें टाइनी पोर्स होना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन इजीली हो सके। तो रेस्पिरेटरी सरफेस must be membranous or perforated मतलब ये सुराखदार होनी चाहिए, इसमें पोर्स होने चाहिए, टाइनी पोर। जिस तरह आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में सेल बायोलॉजी में, तो सेम जिस तरह स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का है, इसमें चैनल्स मौजूद होती है, पोर्स मौजूद होती है, परफोरेटेड होती है। तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस भी सेम सेल मेम्ब्रेन की तरह परफोरेटेड होनी चाहिए ताकि गैसेस इजीली इसे पास हो सके। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गई कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस मस्ट बी परफोरेटेड। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है एनिमल्स में, इनका एरिया बड़ा होना चाहिए, ये लार्ज एरिया में होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गैसेस होती है वो इससे गुजर सके और डिफ्यूज हो सके, क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है बॉडी में। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेल आउट हो सके और इससे गुजर सके, बॉडी से बाहर निकल सके। तो जितने भी एरिया होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस, इनका एरिया लार्ज होना चाहिए, सही है। तो रेस्पिरेटरी एरिया, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया मस्ट बी लार्ज, ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 5th पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेटरी सरफेस की, कि जितने भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं ये कनेक्टेड होने चाहिए ब्लड स्ट्रीम के साथ, यानी इसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेजल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, या कुछ एनिमल्स है जिसमें ब्लड वेजल नहीं होते हैं बल्कि जो इमो सील होते हैं या ब्लड कंटेनिंग कैविटीज होती है, ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस डायरेक्ट उनके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। सिंपल बात आपने ये नोट करना है कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस जितने भी है ये ब्लड के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो रेस्पिरेटरी सरफेस से गुजर जाते, कहाँ जाते? ब्लड में डिफ्यूज हो जाते और ब्लड ही इसको ट्रांसपोर्ट करते है बॉडी केयर सेल और बॉडी केयर टिश्यू तक पहुंचा देते हैं। क्लियर हो गया। तो लास्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस है ये एसोसिएटेड होने चाहिए किसके साथ? ब्लड के साथ। इसके इर्द गिर्द खून की नालियां होनी चाहिए, इसके इर्द गिर्द खून का जो ब्लड मीडियम है ये कनेक्ट होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेसेस के साथ। तो दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने नोट करने। रेस्पिरेटरी सरफेसेस मस्ट बी थिन, all the respiratory surfaces must be moist, all the respiratory surfaces must be membranous and perforated, all the respiratory surfaces must be large in size, यानी इनका जो एरिया होना चाहिए सरफेस एरिया ये बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस इसके थ्रू पास हो सके, इसे गुजर सके, डिफ्यूज हो सके। एंड ऑल द रेस्पिरेटरी सरफेसेस मस्ट बी कनेक्टेड विद द ब्लड वेजल्स, with the blood capillaries or with the blood streams। तो ये हो गए रेस्पिरेटरी सरफेसेस। क्लियर हो गया? या तक कोई टेंशन है या तक कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल्स को हम पढ़ते हैं। जो एग्जांपल आपके बुक में दी है वो तो लंग्स और स्किन
गिल्स के दिए, मैंने कुछ एडिशन दे दिए दो, तो इसको भी आप समझ लेना। तो एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, जैसे लंग्स, तो हमारे लंग्स है और लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई होते हैं, ये लंग्स, ह्यूमन लंग्स, ये लंग्स है। लंग्स के अंदर क्या होते हैं? अल्वियोलाई, अल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो ये मिसाल हम किसकी दे रहे हैं? ये ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग एंड अदर जो हायर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स है, जो रिस्पायरेशन या जिनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होते हैं, तो लंग्स के अंदर क्या होते हैं? अल्वियोलाई होती है। ये जो अल्वियोलाई है, ये रिस्पायरेटरी सरफेसेस होते हैं, और इन अल्वियोलाई में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब जाकर ये रिस्पायरेटरी सरफेस का रोल अदा करते हैं। और ये हम जानते हैं, हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि जो लंग्स है और लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई है, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन इससे पास होके ब्लड स्ट्रीम एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस लंग्स में आते हैं। तो रिस्पायरेटरी सरफेसेस का रोल यही है कि गैसियस एक्सचेंज इसके थ्रू हो रहे। क्लियर हो गए? तो लंग्स एक एग्जांपल है जो ह्यूमन बीइंग में मौजूद होती है एज अ रिस्पायरेटरी सरफेस, और दूसरे जो बड़े हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कॉ, शीप, गोट, कैमल्स, एलिफेंट, बर्ड्स, जो दूसरे एडवांस जितने भी टेरेस्ट्रियल्स हायर एनिमल्स होते उसमें। अच्छा, जो दूसरा एक तो हो गए लंग्स, जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास है स्किन है। अब जो हमारी स्किन है ये तो थोड़ी सी थिक होती है, आवर स्किन इज नॉट सुटेबल फॉर रेस्पिरेशन या फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे रेप्टाइल्स, उसकी स्किन भी टफ होती है, थिक होती है, वो भी रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए सुटेबल नहीं है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कुछ इनवर्टिब्रेट्स है, इसमें एनेलिडा, या एक एग्जांपल आप जानते हो अर्थवर्म। अर्थवर्म, अर्थवर्म एक कीड़ा है, वर्म है, जिसकी बॉडी एलोंगेटेड और वर्म लाइक होती है। सही है, फाइलम एनेलिडा से इनका ताल्लुक है। इसकी स्किन बहुत पतली होती है, मॉइस्ट होती है, और ये सॉइल में रहती है। ज्यादातर जो इसका हैबिटेट है वो क्या है? सॉइल में रहती है, या बाज अवकात आपको इक्वेटिक मीडियम में भी नजर आ जाते हैं, नालियों में आपको नजर आ जाते हैं। तो ये जिस मीडियम में ये रहते हैं या जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनकी स्किन मॉडिफाइड हो चुकी है, किसके लिए? फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्लियर हो गया? तो अर्थवर्म के पास या एनालिड्स के पास कोई लंग्स नहीं होते, प्रॉपर लंग्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहे होते हैं? स्किन के थ्रू हो रहे होते हैं। तो इसकी जो स्किन होती है, इसकी स्किन रेस्पिरेटरी सरफेस का रोल प्ले करती है, क्योंकि अर्थवर्म के स्किन में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए होने चाहिए। लिहाजा जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे एनेलिडा, अर्थवर्म और दूसरे और भी इस तरह के एनिमल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? स्किन होती है। अच्छा, इसके अलावा जो बड़े एनिमल्स होते हैं, एक और एग्जांपल भी मैं बता देता हूं। देखो ये एग्जांपल है, सही है, एक और एग्जांपल भी मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कुछ एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग, अब फ्रॉग जो है अमूमन जो समर लाइफ होती है, ये तो स्किन के थ्रू, ये लंग्स के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होते हैं। लंग्स ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं किसमें? फ्रॉग में। लेकिन ड्यूरिंग हाइबरनेशन, जब सर्दियां शुरू हो जाती है तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, कीचड़ में छुप जाते हैं, विंटर स्लीप करते हैं। तो फ्रॉग के अलावा और भी ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो विंटर स्लीप करते हैं। तो इन एनिमल्स की जो स्किन होती है, खासकर जो हम इसको कहते हैं बक्को क्यूटिनियस
स्किन, ये जो इस रीजन में, जो बक्कल रीजन में स्किन होती है, तो ये इन एरिया से गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और ये जो स्किन होती है फ्रॉग में, ये रोल अदा करती है रेस्पिरेटरी सरफेस की। तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो भी थिन होती है, वो भी मॉइस्ट होती है, अगर इसको गौर से देखो तो ये भी स्लिमी होती है, ग्लैंडुलर होती है, परफोरेटेड होती है, और इसकी जो सरफेस एरिया होती है लार्ज होती है। और फ्रॉग की स्किन अगर आप देखो, एम्फीबियंस की स्किन, ये भी कनेक्टेड होती है किसके साथ? ब्लड स्ट्रीम के साथ। अर्थवर्म में भी सेम इसी तरह है। अर्थवर्म के जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो खून की नालियों का सिस्टम है, ये भी डायरेक्ट स्किन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं अर्थवर्म में। और फ्रॉग में भी हाइबरनेशन के दौरान स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गिल्स। अब गिल्स क्या है? गिल्स किन एनिमल्स में पाए जाते हैं? अब मछलियों के पास तो लंग्स नहीं होते हैं, सही है, तो मछलियों के पास रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं? इसके पास गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये गिल्स हैं। क्लियर हो गया? अर्थवर्म का मैं लेबल करूं स्किन, तो ये गिल्स हैं। अब गिल्स पानी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, तो ये पानी से ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज हो जाते हैं, इसे पास हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट जो गिल्स होते हैं डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं ब्लड स्ट्रीम के साथ। क्लियर हो गया? तो ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल एज एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो गिल्स भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं, जो किसके पास होती है? फिशेस के पास होती है, फिशेस। तो फिशेस में जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें गिल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? नो नेक्स्ट पढ़ते हैं बुक लंग्स। अब बुक लंग्स, लंग्स मीन फेफड़े, तो इसका मतलब है ये लंग्स, ये जो डायग्राम मैंने बनाई, ये डायग्राम किसकी है? स्पाइडर की है। स्पाइडर एक आर्थ्रोपोड है, सही है। एक और एग्जांपल भी दे देते हैं, एक और एग्जांपल भी है, जैसे स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन और स्पाइडर दोनों के जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती है वो क्या होती है? वो बुक लंग्स होती है। इसके पेट पे, इसके पेट के पोस्टीरियर साइड पे देखो, जो पोस्टीरियर और वेंट्रल पार्ट है, ये वाला पार्ट है स्पाइडर का, जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है, इसको कहते हैं बुक लंग। बुक लंग। अब इसको बुक लंग्स क्यों कहते हैं? बुक लंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायग्राम होता है वो किस तरह है? वो बुक की शेप के होते हैं। यानी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, ये यू बुक की तरह, इस तरह स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिस तरह कोई खुली किताब या किताब के पेजेस आपको नजर आ रहे होते, तो इसीलिए इसके नाम क्या है? बुक लंग्स। इसको क्या कहते हैं? बुक लंग्स। अब स्पाइडर और स्कॉर्पियन में बाकायदा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेजल मौजूद नहीं होती, तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन में डायरेक्ट ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। यानी जो बॉडी कैविटीज है उसमें डायरेक्ट ब्लड फ्लो करता है, खून की नालियां इसमें नहीं होती। तो ये जो बुक लंग है ये डायरेक्ट इन बॉडी कैविटी के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसमें खून मौजूद होता है। तो इसीलिए बुक लंग से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास होते हैं, और ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बुक लंग में से पास होकर